नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण और कड़वा वीडियो है। वैसे भी हमने ये संकल्प ले रखा है कि सच के लिए ही हम समर्पित रहेंगे। बड़ा मुद्दा, बड़ा सच। 2 लाइनें पहले आप लोगों के लिए कि अजब चलन है जमाने का, अजब चलन है जमाने का, मुर्दों को उठाने का, जिंदों को गिराने का, और जो करना उसे हरगिज नहीं करना, जो करना उसे हरगिज नहीं करना, और जो नहीं करना उसे कर दिखाने का। तो ये लाइनें भाव यही है कि जिंदा आदमी की तो कोई वैल्यू वक़्त नहीं है, लेकिन जो कहावत है कि जिंदा हाथी लाख का, मरने पे 1.25 लाख का। मरने वाला हर कोई स्वर्गीय हो जाता है, उसके बारे में बहुत कसीदे पढ़े जाते हैं। तो खैर, हमारे एक प्रधानमंत्री जो कि नहीं रहे, मनमोहन सिंह, उनको मनमोहन के बजाय कहा गया, बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया, लेकिन अब तारीफ के पुल बंध रहे हैं। भारत रत्न दिए जाने की बात चल रही, मेमोरियल बनाने की बात चल रही है, अलग से ज़मीन, अलग से उनके लिए ट्रस्ट वगैरह वगैरह, और ये शायद हो भी जाएगा। प्रधानमंत्री मेमोरियल के लिए अब एक साथ जितने भी प्रधानमंत्री होंगे सबके लिए होगा, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ नई बातें आपके सामने लाना चाहेंगे। मनमोहन सिंह, जो कि देश में सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री रहे, और संभवतः इस देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश, लगभग 200 देश हैं, सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री, और ये हम दावे के साथ कहते हैं। संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री देश का सबसे ताकतवर नेता होता है। राष्ट्रपति को रबर स्टंप के रूप में ही माना गया है, और काफ़ी हद तक ये हकीकत है, क्योंकि 1984 में जब दंगे हुए थे सिख वाले, या करवाए गए थे, तो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। उन्हें लगता था कि उनको भी जान बचाना भारी पड़ रहा है, तो ये स्थिति राष्ट्रपति की होती है, और प्रधानमंत्री के इशारे पे ये सब हुआ। लेकिन संवैधानिक रूप से इतने ताकतवर पद पर विराजमान मनमोहन सिंह या बिठाले गए, उन्होंने उस पद की गरिमा को धूल धूसरित कर दिया। कैसे? क्योंकि सोनिया गांधी ने मजबूरी में उन्हें बिठाला, बहुत काबिल लोगों को छोड़ के उनको बिठाला गया। कोई बात नहीं, बिठाल दिया, बैठ तो गए, प्रधानमंत्री कहलाए, और कहलाते हैं कि बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार, बहुत बुद्धिमान, और जाने क्या क्या। अब बात यह है कि जब कुर्सी पे बैठ गए, उसके बाद प्रधानमंत्री में नकेल डाल के उसका या रिमोट जो है वो 10 जनपद के पास था। उन्होंने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ऐसी कोई संविधान में व्यवस्था नहीं है, एक सुपर बॉडी बना डाली जो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट से ज़्यादा ताकतवर हो गई। बिना वहाँ के फाइल गए पास नहीं होती थी, जो कि घोर असंवैधानिक है। भाजपा ने इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? मोदी सरकार ने, आश्चर्यजनक बात है, घोर असंवैधानिक कार्य किया गया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में जितने लोग थे सलाहकार के रूप में, ज़्यादातर पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का खुला आरोप नहीं, प्रमाण है लगभग। तो उसने क्या गुल खिलाए होंगे। और 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप इन्हीं मनमोहन सिंह की सरकार पर लगा है, जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, विशेषकर यूपीए 2 वाली सरकार पर। तो इनको क्या कहा जाएगा? सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, सबसे ज़्यादा नकारा सरकार या प्रधानमंत्री साबित हुए, क्योंकि उनकी बागडोर या रिमोट तो 10 जनपद में सोनिया गांधी के हाथ में था। अब बात चल रही आज के परिप्रेक्ष्य में कि जब कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाता है, मृत हो जाता है, तब उसके बारे में स्वर्गीय हम लिखते हैं, ठीक बात है। लेकिन अब बात की जाए कि उनके लिए जो मेमोरियल, ये सब, ये तो प्रधानमंत्री ने कर ही दिया है,
लेकिन याद करिए कि मनमोहन सिंह की जो ये छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये प्रधानमंत्री के कारण नहीं है, उनके वित्त मंत्री रहने की वजह से है। जब ये आर्थिक उदारीकरण का दौर आया और उसकी वजह से ये उनके नाम पर है कि उन्होंने नए द्वार खोले विकास के लिए। तो आपको ये भी बता दें कि उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद, जो कि विफल हो गई थी, एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर भारत ने उसमें नाराजी जाहिर की थी। उसके बाद आर्थर डंकल ने एक प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था जिसका घोर विरोध हुआ था। रामलीला ग्राउंड से लेके पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए थे और उसमें सबसे मुखर विरोध कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया था, भाजपा ने भी किया था। आर्थर डंकल, याद करिए, GATT, द जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड, हालांकि ये 1947 का बना हुआ था WTO की जगह, और इसमें उस समय केवल 23 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और जो आर्थर डंकल मसौदा तैयार किया था, जिसको देश के लिए नुकसानदायक माना जा रहा था, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा क्रय शक्ति है घटिया से घटिया माल की। और उरुग्वे दौर की वार्ता का मकसद यही था कि जो माल डंप हो जाता, कि विकसित देशों में जैसे ही एक दूसरी क्वालिटी का माल आ जाता, नेक्स्ट जनरेशन का माल आ जाता है, विशेषकर टेक्नोलॉजी वाला, तो वो पहले वाला डंप हो जाता, वो कचरे के भाव हो जाता है। और वो माल खपाने के लिए भारत से उपयुक्त कोई देश नहीं था, क्योंकि चाइना तो खुद अपना माल दूसरी जगह भेजता है। तो भारत को मनाना बेहद आवश्यकता था। सबसे बड़ी बाजार एक तरह से उस डंपिंग माल का था, और उसी के लिए मनाने के लिए फिर चूंकि कृषि सब्सिडी को लेके भारत ने उस समय छोड़ा उरुग्वे दौर में, और वो आर्थर डंकल का गेट को फिर भारत ने मनमोहन सिंह की वजह से स्वीकारा। तो अब वो जो उदारीकरण कहा जाता है, ये मनमोहन सिंह चंद्रशेखर सरकार में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार थे, और इन्हीं के कहने पर भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा। ये मत भूलो, भारत शर्मसार पूरी दुनिया में हुआ इन्हीं के रहते। खैर, इनके ऊपर जो सफलता का सील ठप्पा लगा वो वित्त मंत्री के रूप में, और उनके प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। सोनिया गांधी इनसे बड़ी तो कभी नहीं हो पाई, क्योंकि सोनिया गांधी भले पार्टी की अध्यक्षा रही हो, मनमोहन सिंह तो भाई अपनी जगह पे रहे, विद्वान रहे। और जब सरकार यूपीए की बनी तो प्रधानमंत्री वो बने। तो पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को डिक्टेट तो नहीं कर सकता है, लेकिन स्थिति उनके गुलाम की तरह रही। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री का कद, गौरव, प्रतिष्ठा सब धूमिल कर दी, और जो मनमानी उन्होंने की उसका परिणाम देश ने भोगा। तो आपको ये बता दें कि नरसिम्हा राव, उनको श्रेय भी मिलना चाहिए उनकी सरकार को। अगर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, सारा श्रेय उनको तो नहीं मिल सकता, प्रधानमंत्री को श्रेय मिलेगा ना। सरकार तो नरसिम्हा राव की थी, और वो नरसिम्हा राव 2004 में जब दिवंगत हुए तो दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, क्योंकि यूपीए वन की सरकार, यानी जो वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव के, वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। ना शुक्रापन इससे ज्यादा क्या हो सकता है। कांग्रेस मुख्यालय में भी उनको नहीं जाने दिया गया, उनके मृत शरीर को। प्रधानमंत्री कौन? स्वनाम धन्य मनमोहन सिंह। और नरसिम्हा राव उनके प्रधानमंत्री थे, वो वित्त मंत्री थे। तो आप अनुमान लगा, भाई मनमोहन सिंह को अड़ जाना चाहिए था। उस समय मौन रहने का क्या मतलब निकला। और बीपी सिंह जो 2008 में दिवंगत हुए, उनको भी वहां उन्होंने अंतिम क्रिया नहीं करने दी, उन्हें प्रयागराज ले जाया गया, इलाहाबाद। तो ये तो कांग्रेस का हाल है। और अब मनमोहन सिंह के लिए घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। मनमोहन सिंह के नाम पे और एक उपलब्धि है, 26/11 का जो हमला हुआ था, उसके बाद हमला भारत कर सकता था, मनमोहन सिंह ने नहीं करने दिया।
एक बात। दूसरी बात कि भारत ने ये कहा पाकिस्तान से अब कोई वार्ता नहीं होगी, क्योंकि जिंदा सबूत था अजमल कसाब। लेकिन बावजूद उसके 2009 में शर्म अल शेख वार्ता काहिरा में हुई थी, मिस्र में, और उसमें यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शामिल हुए और उनसे वार्ता हुई शर्म अल शेख में। ये शर्म अल शेख शर्मनाक घटना है। और जो वहाँ प्रस्ताव पारित हुआ वो क्या था? भारत ने 26/11 के हमला के लिए जो था पाकिस्तान से बोला कि उनने बोला हाँ हम सहयोग करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में जो हमला हो रहा, आतंक चल रहा है, उसका ठीकरा भारत पे फोड़ा था और मनमोहन सिंह ने उसे स्वीकार किया था। यानी दोनों बैलेंस हो गए। यानी उनने कहा कि हमारे यहाँ आप आतंक फैला रहे हैं और हम आपके यहाँ फैला रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे की अब मदद करेंगे। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? तो एक नौकरशाह जो सोनिया गांधी की जी हुजूरी से ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, हालांकि उनका अतीत जो रिजर्व बैंक के गवर्नर का, इधर उधर का और जॉर्ज सोरोस का है, वो हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है। लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं कि जो विकास की गंगा बही थी, वो गेट द जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड वाला, तो वो क्या था ये बताना चाहते थे। आर्थर डंकल के खिलाफ कितना प्रदर्शन हुआ था भारत में, याद कर लें जो थोड़ा सी भी मेमोरी रखते हैं। तो अब ठीक है, जो होना है वो तो हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद को इतना छोटा बना दिया कि एक माँ जो थी, जो कि सामान्य एक सांसद थी, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, और उनका बेटा बिगड़ैल अध्यादेश को फाड़ देता है, प्रधानमंत्री के अध्यादेश को ऐसे फाड़ के फेंक देता है कैबिनेट के द्वारा पास, जो कि वो कांग्रेस में यानी पार्टी में उपाध्यक्ष और एक साधारण सांसद। तो ये तो बैलू वक़्त रह गई थी प्रधानमंत्री के पद की। अब बात आती है कि भाई बहुत तरक्की करा दी, आधार कार्ड, सूचना का अधिकार वगैरह वगैरह, मनरेगा। तो आधार कार्ड का उपयोग अब जिस ढंग से मोदी ने किया है, तब आधार कार्ड का कमाल है। नहीं तो पैसे बर्बादी ही उस समय समझी जा रही थी, कोई ऐसी योजना नहीं थी इनकी। अगर यही सरकार आती तो इसका क्या उपयोग होता? वो तो मोदी का कमाल है कि आपने जैसी टेढ़ी मेढ़ी नींव रख दी, उसी के ऊपर भव्य इमारत मोदी बना रहे हैं टेढ़े मेढ़े ढंग से। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद बीच में होने के बावजूद उसको बिना तोड़े भी मोदी ने भव्य कॉरिडोर बना दिया काशी विश्वनाथ का। अब जैसी भी नींव है, अच्छा जो कारीगर होगा, शिल्पकार होगा, वो टेढ़ी मेढ़ी नींव पर भी, टेढ़े आंगन में भी अच्छा नाच दिखा सकता है, अगर वो नाचना जानता है तो। लेकिन मनमोहन सिंह 2008 की मंदी के जो मसीहा माने जाते हैं, तो फिर कोरोना काल में सोच लो क्या हुआ, पूरी दुनिया जिसमें बर्बाद हुई, भारत ने कुलांचें भरी तरक्की की। ये सब लोग लगातार कोसते रहे, मना करते रहे, एक भी बड़ा फैसला नहीं ले पाए। 42 स्क्वाड्रन एयरफोर्स में जो फाइटर प्लेन की थी, वो घटके 32 रह गई, 10 स्क्वाड्रन कम हो गई। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर प्लेन होते, 180 प्लेन की कमी रही। आधुनिक हथियार सेना के लिए कम, सही ढंग के जूते तक नहीं मिल पाए, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिल पाई। और उनके रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम पैसे ही नहीं हैं खरीदने के लिए, जबकि वीवीआईपी चॉपर खरीदने वाला जो घोटाला है वो छोड़ दो। मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगते हैं, और ये हैं अर्थशास्त्र के जानकार और महान ज्ञानी। तो ये है उनका मामला, बहुत कुछ है उनके बारे में, लेकिन अब हम मोटी बात ये बता रहे हैं कि नरसिम्हा राव इनके बॉस थे, अपने बॉस को इन्होंने मुख्यालय तक नहीं ले जाने दिया, जो कि उस क्रांति जो जिसको ये मानते हैं कि उदारीकरण वाली, उस समय प्रधानमंत्री तो वो थे नरसिम्हा राव, बिना उनकी मर्जी के तो वो नहीं हो गया। और वो जो बातें हैं अब कही जाएंगी। तो ये विश्लेषण कैसा लगा
आप लोग कमेंट्स में अवश्य लिखें।